जी हाँ, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। मैं ललित भान अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने आपके विषय गृह विज्ञान, जिसका कोड है 321, उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में किशोर अवस्था के बालक अपने अभिभावकों के प्रति विद्रोही या गुस्सैल हो जाते हैं। मतलब इसमें पूछा गया है कि किशोर अवस्था आप समझते हैं ना, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति विद्रोही, गुस्सैल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है वयस्क लोग उन पर विश्वास नहीं करते, यानी कि जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते। वयस्क लोग उन्हें समझते नहीं हैं, या उन पर मित्रों का दबाव रहता है, यानी कि मित्र उनको दबाव डालते हैं कि अपने माँ बाप से गुस्सा करो, ये करो। या चौथा ऑप्शन है कि वह बड़े हो गए हैं। तो इन चारों में से आपको क्या लगता है कि किशोर अवस्था के बालक अपने माता पिता के प्रति विद्रोही या गुस्सैल हो जाते हैं? क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा वयस्क लोग उन्हें समझते नहीं। वयस्कों को उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी एज को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी इच्छाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। बचत क्या है? बचत के लिए 2 आवश्यक निर्देश बताइए। बचत से ही आपको समझ आ गया होगा कि बचत क्या है। तो यहां समझते हम कि वर्तमान आय में से जो धन इमरजेंसी या भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अलग से रख दिया जाता है, वह बचत कहलाता है। यानी कि ऐसा धन कि आप कमाते हो, कमाने के बाद जो भी पैसा आपको लगता है कि ये सेविंग के लिए जाना चाहिए, अपनी रसोई का खर्च करके, अपना ट्रैवलिंग का खर्च करके, रोज़मर्रा के जो दैनिक खर्चे होते हैं उनको करके जो बच जाता है उन्हें आप सेविंग कर लेते हो, बैंक में जमा करा देते हो, FD करवा देते हो, फिक्स डिपॉजिट करवा देते हो। तो समझ लीजिए कि वही बचत है। इसमें मैं साधारण भाषा में कहूँगा कि हम जो कमाते हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा हम इसलिए बचा कर रख लेते हैं कि वह कभी ना कभी इमरजेंसी की स्थिति में काम आ सके, या भविष्य में बच्चों की पढ़ाई या शादी समारोह या मेडिकल जो केसेस हो जाते हैं, या फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, या हम बीमार हो जाते हैं, तो उनमें खर्च करने के लिए वो पैसा काम आ सके। तो इसको अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, उसे ही बचत कहते हैं। आप समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। आइए प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। वस्त्रों में किस तरह का लेबल उपभोक्ता को दिलासा दिलाता है? लेबल समझते हैं ना आप, कपड़ों पर लेबल लगता है, और उपभोक्ता हम जो खरीदार हैं। तो लेबल किस तरह से उपभोक्ता को दिलासा दिलाते हैं कि वह एक सही वस्त्र खरीद रहा है? इसका उत्तर आइए जानते हैं। जिस लेबल पर निम्नलिखित सूचनाएं छपी होती हैं, वही लेबल उपभोक्ता को दिलासा दिलाता है कि एक सही वस्त्र खरीद रहा है। लेबल इस प्रकार के होते हैं, और होना भी चाहिए। क्या क्या चीज़ें उस पर छपी होनी चाहिए? उत्पाद का नाम, यानी कि जिस वस्त्र को आप खरीद रहे हो उसका नाम, जैसे कि सूती है, नायलॉन है, लिनन है, या किस तरह का ये कपड़ा है। ब्रांड का नाम, जैसे आपको पता ही है आजकल तो कपड़ों के, जूतों के, किसी भी चीज़ के ब्रांड होते हैं। ब्रांड को देख के ही हम खरीदते हैं चीज़ों को, है ना। तो ब्रांड का नाम उस पर होना चाहिए। तीसरा, उत्पादक का नाम और पता लेबल पर छपा होना चाहिए कि कहाँ, किस उत्पादक ने इसको बनाया है, उसका पता क्या है। चौथा, वस्त्र में किस तरह की सामग्री प्रयोग में लाई गई है, उसकी पूरी जानकारी लेबल पर होनी चाहिए। क्या कच्चा माल उसमें यूज़ किया गया है उसको बनाने में, कहीं ऐसा तो नहीं स्किन प्रॉब्लम हो जाए। पांचवा है, वस्त्र को बनाने में किस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, उसकी पूरी जानकारी लेबल पर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हम भी जानते हैं ये बात। 7वां इसका पॉइंट है, सावधानी एवं देखभाल संबंधी आवश्यक निर्देश भी छपे होने चाहिए। यानी कि इस कपड़े को किस टाइम पहनना चाहिए, किस तरह से इसकी देखभाल रखनी चाहिए, यानी कि कौन से पानी में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, कितनी देर के लिए धोना चाहिए, ताकि कपड़ा लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके। 8वां पॉइंट है, लेबल पर वस्त्र का कुल भार, यानी कि वजन, आयतन, लंबाई, चौड़ाई तथा उसका कर सहित, यानी कि विद टैक्स, कुल मूल्य और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी छपी होनी चाहिए। तो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो उपभोक्ता को हम दिलासा दिला सकते हैं
कि हाँ वो एक सही वस्त्र खरीद रहा है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस से अधिक कैलोरी प्राप्त होगी, उबले चावल या तले हुए चावल? तो इसका कारण भी बताना है। चलिए आइए उत्तर जानते हैं इसका। तले हुए चावल से अधिक कैलोरी प्राप्त होगी। चलिए उसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। तलने से चावल में मौजूद विटामिन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और खनिज मिल जाते हैं। यानी कि जब इतनी सारी चीज़ें हमें तले हुए चावलों से प्राप्त हो रही है तो ऑब्वियस है उबालकर जो चावल बनाए जाते हैं तो उससे ज़्यादा हमें कैलोरी प्राप्त होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उबले हुए चावलों की बजाय तले हुए चावलों में कैलोरी ज़्यादा होगी। चलिए आइए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। थकान को दूर करने के 8 सुझाव दीजिए। थकान तो सबको ही होती है, सबको पता है। थकान कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो उससे अगर आपको निजात पाना है तो किस प्रकार हम ध्यान देंगे? बीच बीच में आराम करते रहना चाहिए। यानी कि अगर आराम करते रहेंगे तो हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम कम थकेंगे। रात को हम सोते हैं, आराम ही करते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पर आ जाती है। दूसरा, बारी बारी से हल्का एवं भारी कार्य करना चाहिए। यानी कि एक साथ भारी और हल्का दोनों एक साथ कार्य नहीं करने चाहिए। हल्का कर लो पहले सारे, फिर उसके बाद भारी कार्य कर लेने चाहिए। इससे थकान कम होगी। तीसरा पॉइंट है इसका, जिससे मेहनत कम लगे ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे खड़े होकर खाना बनाना, कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना, कपड़े प्रेस करते समय टेबल पर रखकर प्रेस करना, मानते हो ना बात, मिक्सी का प्रयोग करना। तो ये सारे मेहनत कम लगती है इससे। आजकल तो पोछा लगाने के लिए भी बहुत सारे खड़े होकर पोछा लगाने के इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, यंत्र आ चुके हैं, तो उससे भी बहुत मेहनत कम लगती है। चौथा पॉइंट है, अपने सभी दैनिक कार्यों को सही तरीके से बांटना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और सबसे लास्ट में क्या करना होगा। तो दैनिक कार्यों को बांट लीजिए ताकि सारे काम आसानी से हो सके। इसका 5वां पॉइंट है, अकेले ना रहकर समूह में काम करना चाहिए। यस, किसी भी काम को अगर आप समूह में करते हो तो काम बढ़ जाता है। सारा काम एक ही व्यक्ति को नहीं करना होता, इससे एक ही व्यक्ति को थकान नहीं होती। काम बढ़ जाने के कारण काम जल्दी भी हो जाता है और थकान भी कम होती है। 6वां पॉइंट, जहाँ भी कार्य कर रहे हो वहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए। मानते हो ना, अगर वातावरण ही खुशनुमा नहीं होगा, यानी कि जैसे ऑफिस है या घर भी मान लीजिए, अगर वहाँ पे रोज़ झगड़े होते हैं, एक दूसरे को डांटा जाता है, काम की प्रशंसा नहीं की जाती, तो डेफिनेटली वहाँ पे मानसिक थकान हो ही जाएगी। 7वां पॉइंट, कार्यों को करते समय कोई भी मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टेंशन फ्री रह के किसी भी कार्य को करो। अगर टेंशन में होगे तो काम खराब भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तुम्हें चोट भी लग सकती है। 8वां पॉइंट, कार्य करने वालों की तारीफ करते रहना चाहिए। यस, प्रशंसा के हम सब भूखे हैं। तो कार्य करते रहते समय अगर किसी के कार्य की आपको लगता है कि उसका कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए। उससे एक नई ऊर्जा आपके शरीर में आती है। तो ये इस तरह से थकान को कम करने के बहुत सारे उपाय थे जो कि आज हमने आपको दिए। धन्यवाद।